नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जहां हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में ये हमारा 17वां लेक्चर है, ये हमारा 17th लेक्चर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम अभी ये समझ रहे हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ने बंगाल में और पूरे उत्तर भारत में या पूरे के पूरे भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया, कैसे उसने इम्पेरियलिज्म को अप्रोच किया, कैसे उपनिवेशवादी जड़ें भारत में लगातार मजबूत होती जाएंगी, इंडिया में उसका एक्सपांशन होता जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम समझ रहे हैं और सबसे पहला पड़ाव जो इस पूरी की पूरी कहानी का है वो बंगाल का है। तो पिछले 3-4 लेक्चर से लगातार हम बंगाल की बात कर रहे हैं। आज और अगले लेक्चर में भी हम बंगाल की ही बात करेंगे और आज के लेक्चर का जो विषय होगा वो बक्सर का युद्ध होगा। और अब जानते हैं कि पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पिछले बार भी हमने चर्चा की थी कि इतिहास में कुछ ऐसे मूवमेंट आते हैं, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो पूरे के पूरे इतिहास को हर एक तरह से प्रभावित करती है। वो इतिहास के आर्थिक पक्ष को भी प्रभावित करती हैं, वो वैचारिक पक्ष को भी प्रभावित करती हैं, सामाजिक पक्ष को भी प्रभावित करती हैं और अल्टीमेटली वो पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को भी प्रभावित करती हैं। और आज जितनी भी चीज़ें हम इंडिया में देखते हैं, चाहे वो संविधान हो, संविधान में बहुत सारी जो गुण हमको ऑलमोस्ट आप जानते हैं कि 200 से ज़्यादा आर्टिकल 1935 के एक्ट से लिए गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो आज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में अडॉप्ट होकर के आई हैं, तो उन सब का जड़ यही है कि कहीं ना कहीं इतिहास में वो घटनाएं हैं जिन घटनाओं ने अंग्रेजों को भारत में स्थापित किया। उन्हीं घटनाओं में से एक है बक्सर का युद्ध। उन्हीं इम्पॉर्टेंट जितनी इंसिडेंट हुए हैं उन्हीं में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है बैटल ऑफ बक्सर, जिसके द्वारा जो अंग्रेज हैं उन्होंने ना सिर्फ बंगाल, उड़ीसा और बिहार को जीता, ना सिर्फ अवध पर अपना कब्जा किया, बल्कि पूरे के पूरे उत्तर भारत में ये मैसेज अब क्लियर हो गया था दैट दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर ऑफ इंडिया। ऑल्दो इट वॉज क्वाइट क्लियर इन द बैटल ऑफ पलासी, बट वी ऑल नो कि जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था उसमें सैन्य ताकत दिखाने नहीं मिली थी, पर बक्सर के युद्ध में एक पूरी आर्म लड़ाई होती है, सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है, अंग्रेज अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं और वो ये बताते हैं कि अब भारत के अगले शासक अंग्रेज ही होने वाले। तो हम सभी पहलुओं को समझेंगे, हम समझेंगे कासिम के बारे में बात करेंगे, मीर कासिम को समझेंगे, उसके बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज थोड़ा सा दुखी में हूँ, मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ और आप सब भी एक दुखी होंगे अगर आप भारतीय सिनेमा से बहुत प्यार करते हैं, अगर आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बहुत प्यार करते हैं। बचपन से ही हम सब ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को देखा है और आज बहुत बड़े अभिनेता मिस्टर इरफान खान, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं और आप सब भी शायद बहुत बड़े फ़ैन होंगे इरफान खान साहब के। इरफान खान साहब हमको छोड़ करके चले गए 53 साल की एज में। एक भारत के बहुत टैलेंटेड एक्टर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, या फिर मैं कहूँ कि युग में कुछ बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर एक ऐसा युग रहा कि उन्होंने बहुत बहुत महान काम किया। उसी तरह से इरफान खान भी एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बहुत शानदार काम किया है। बहुत बहुत दुख की बात है कि एक बहुत बड़ा टैलेंट बहुत छोटी सी एज में, सिर्फ 53 की एज में हमको छोड़ करके चले गए। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूं कि जो आखिरी फिल्म जो इस कोरोना या लॉकडाउन के पहले रिलीज़ हुई थी वो अंग्रेजी मीडियम थी। वेरी नाइस मूवी दैट आई वेंट टू सी एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। सो इनके लिए आई विल ऑलवेज से दैट रेस्ट इन द पीस एंड ही वॉज अ लेजेंड। ठीक है, ओके, सो ही वॉज अ लेजेंड अनडाउटेडली। सो विद दिस आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और दुआ करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। तो दोस्त, आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या होगा? आज हमें बक्सर के युद्ध के बारे में बात करनी है। आज हमें बक्सर के युद्ध के बारे में बात करनी है। आज हमें बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? आज हमें बक्सर के युद्ध के बारे में बात करनी है। बैटल ऑफ बक्सर को समझना है। अब इस पूरी की पूरी कहानी को, जो बैटल ऑफ बक्सर इसमें डिस्कस होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसमें डिस्कस होती है, फिर बंगाल में नाटकीय परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलता है, बंगाल में डायरकी आ जाती है, बंगाल में द्वैध शासन आ जाता है। इस पूरी घटना के कुछ किरदार हैं, तो उन किरदारों
का नाम मैं पहले आपको यहाँ बता दूं, फिर एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, फिर उसको बोर्ड पर हम लिखेंगे और आखिरी में मैं आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बक्सर के युद्ध की कहानी से पहले के कुछ किरदार आपको जानना जरूरी है। एक उसमें नाम आता है मीर जाफर का। मीर जाफर जो कि बंगाल का नवाब है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक इसमें नाम आता है मीर कासिम का, जो बंगाल का नवाब बनता है। क्लियर। मीर कासिम के बाद एक नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव का एक नाम आता है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि इलाहाबाद की संधि करेगा। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय का नाम आता है। शाह आलम द्वितीय जो कि उस समय मुगल बादशाह था। अवध के नवाब शुजा उद्दौला का नाम इंपॉर्टेंट है। शुजा उद्दौला का नाम भी निकल करके आता है, बार बार हम चर्चा करेंगे। तो कुछ नामों से पहले मैं आपका परिचय करा दूं, कुछ नामों से आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो फिर चीजों को बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो मीर जाफर है जो बंगाल का नवाब है। मीर कासिम है वो बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफर के बाद। रॉबर्ट क्लाइव है, इलाहाबाद की संधि कराने के लिए वापस आएगा। शाह आलम द्वितीय है, शुजा उद्दौला है। उसके अलावा एक और नाम है वॉन्सीटर्ट का। वॉन्सीटर्ट जो कि उस समय बंगाल का गवर्नर होता है, या मैं कहूं कि कलकत्ता का गवर्नर होता है, अंग्रेजों का प्रमुख अधिकारी होता है। और एक नाम है हेक्टर मुनरो का। हेक्टर मुनरो का। तो जो हेक्टर मुनरो है वो युद्ध लड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, बक्सर का युद्ध लड़ेगा। और एक जगह है जो है बक्सर, एक जगह है बक्सर जो कि कहां पर है, बिहार में। जो कहां पर है, बिहार में आता है, गंगा नदी इसके किनारे से बहती है। तो ये कुछ नाम आपको पता होना चाहिए कि मीर जाफर जो बंगाल का नवाब है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव का नाम पता होना चाहिए। वॉन्सीटर्ट का नाम पता होना चाहिए। वॉन्सीटर्ट उस समय पर कलकत्ता आता है, नेगोशिएशंस करता है। हेक्टर मुनरो जो है वो युद्ध लड़ता है, बैटल लड़ता है। शाह आलम द्वितीय मुगल और शुजा उद्दौला जो है अवध का नवाब होता है। ये कुछ लोगों के नाम हैं जो हमें पता होना चाहिए इस पूरी स्टोरी को समझने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं बक्सर के युद्ध की कहानी। 2 मिनट एक पहले कहानी के फॉर्म में मैं आपको चीजें समझा देता हूं, फिर आप चीजें समझ जाइएगा। देखिए, पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि पलासी का युद्ध होता है। 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा जाता है। ये चीज हम लोग जानते हैं कि 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। बैटल ऑफ पलासी को लड़ा जाता है। जब पलासी का युद्ध लड़ा जाता है तो उसके बाद जो बंगाल का नवाब है, तो बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया जाता है। बंगाल में अंग्रेज एक कठपुतली नवाब बनाते हैं और उस नवाब का नाम क्या होता है, तो उस नवाब का नाम मीर जाफर होता है। क्लियर। ये पॉइंट आपको पता होगा कि मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है, जो एक कठपुतली नवाब होता है, जो अंग्रेजों के इशारे से पूरे काम करता है। अब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और मीर जाफर ने अंग्रेजों की सारी डिमांड्स को पूरा कर दिया। कौन कौन सी डिमांड अंग्रेजों की थी, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। जैसे अंग्रेजों को 1,70,00,000 रुपए दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1,70,00,000 रुपए प्रदान किए। बहुत बड़ी रकम होती है उस समय के हिसाब से। आप देखिए 1,70,00,000 रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिए। रॉबर्ट क्लाइव जो कि इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट था उस कंस्पिरेसी में प्लासी की, उसको 20 लाख रुपए प्रदान कर दिया। 20 लाख रुपए प्रदान कर दिए। इसके अलावा जो फ्री ट्रेड है, तो फ्री ट्रेड का राइट तो ऑलरेडी था बंगाल वाले इलाके में, पूरा फ्री ट्रेड ये लोग कर रहे थे, तो फ्री ट्रेड भी अंग्रेजों को उस समय पर दिया गया था। 24 परगना का राजस्व, जो 24 परगना होता है, 24 परगना की जगह थी, उसकी पूरी की पूरी राजस्व या दीवानी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिए गए, पूरी जगह अंग्रेजों को दे दी गई। क्लियर। तो जब मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपना कठपुतली नवाब बनाया तो उससे अपनी सारी मांगे बनवा ली और बहुत बड़ी मात्रा में मीर जाफर से पैसा अंग्रेजों ने लूटा। उसके अलावा जितने भी अधिकारी दरबार में आते थे, जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल दरबार में आते थे, तो उन दरबारों को भी पैसा देना पड़ता था। उन सारे ऑफिशियल्स को पैसा और उपहार देने पड़ते थे। इतना करते करते, अंग्रेजों का इतना पैसा देते देते बहुत समय बीत गया और जो बंगाल का खजाना है या बंगाल की वित्तीय हालत बहुत दयनीय हो गई। जो बंगाल की फाइनेंशियल कंडीशन है, जो बंगाल की वित्तीय हालत है, वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। वो बहुत ज़्यादा कैसी हो गई, बहुत ज़्यादा आपको बुरी हालत, डायर फाइनेंशियल कंडीशन में बंगाल पहुंच गया। बंगाल में
राजस्व में जो बंगाल का राजखाना था उसमें पैसे नहीं बचे, नवाब के पास अब पैसा नहीं बचा और नवाब बहुत बड़ी वित्तीय समस्याओं से जूझने लगा। जो बंगाल का नवाब था वो बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझने लगा। अब ये कब तक हम पहुंच गए? देखिए 1757 में इसे नवाब बनाया गया था और 1760 तक आते आते जो बंगाल के नवाब की वित्तीय हालत है या पूरे के पूरे बंगाल की हालत है वो बहुत ज़्यादा दयनीय अवस्था में पहुंच चुकी है, बहुत ज़्यादा डायर स्टेट में पहुंच चुकी है। बहुत बुरी हालत है बंगाल की इस समय फाइनेंशियली। तो क्या होता है, जैसे ही बंगाल की वित्तीय हालत खत्म होती है तो अब जो नवाब है वो अंग्रेजों की मांगों को पूरा नहीं कर पाता, वो अंग्रेजों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब वो जो डिमांड्स ऑफ ब्रिटिशर्स हैं उनको वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो अंग्रेज जो है वो अंग्रेज चाह रहे हैं कि नवाब अब उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब नवाब के पास उतना पैसा नहीं है कि वो अंग्रेजों की बड़ी बड़ी मांगों को पूरा कर सके। अब अंग्रेजों को पैसा क्यों चाहिए? तो अंग्रेजों को पैसा दो कारण से चाहिए। एक तो करप्शन, एक तो ब्रिटिश जितने भी निजी अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के थे तो उनको करप्शन के रूप में पैसा चाहिए पड़ता था, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम 1760 के समय की बात कर रहे हैं। इस समय आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के युद्ध चल रहे हैं। 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया है, 1760 में वांडी वॉश का बैटल लड़ा गया है। तो उन युद्धों को फंडिंग करने के लिए भी अंग्रेजों को पैसा चाहिए। तो अंग्रेजों को दो काम के लिए पैसा चाहिए, एक तो ह्यूज करप्शन वहां पर है और दूसरा जो दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में कर्नाटक के युद्ध लड़े जा रहे हैं उनको फंड करने के लिए भी पैसा चाहिए, उनको रन करने के लिए भी अंग्रेजों को पैसा चाहिए। इन दो कारणों से अंग्रेजों को पैसा चाहिए। लेकिन 1760 तक आते आते अंग्रेजों जो नवाब है उसकी वित्तीय हालत खराब हो चुकी है। इसी बीच में नया गवर्नर आता है कलकत्ता का, जिसका नाम होता है वांसी टर्ट। क्या नाम होता है? वांसी टर्ट नाम का एक गवर्नर आता है अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। नई नुमाइंदगी आती है वांसी टर्ट के नाम से और वांसी टर्ट इस सिचुएशन को देखता है कि अब नवाब अंग्रेजों के हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो वांसी टर्ट प्रयास करता है कि अब नवाब को बदल दिया जाए। अब नवाब को क्या कर दिया जाए? नवाब को बदल दिया जाए और नए नवाब को लाया जाए। तो अगर आप मीर जाफर को हटाना चाहते हैं तो मीर जाफर के दो ऑप्शन उस समय पर मौजूद थे। एक तो मीर जाफर का पुत्र था मीरन और दूसरा इसका दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। एक तो अगर आपको नया नवाब बनाना है तो उसके दो ऑप्शन आपके सामने थे। एक तो मीरन था, मीरन जो कि पुत्र था मीर जाफर का, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने इसका दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। क्लियर? तो दो ऑप्शन आपके सामने उस समय मौजूद थे कि या तो आप मीरन को जाकर के नया नवाब बना दें या फिर आप जाकर के मीर कासिम को नया नवाब बना लें। अब इसी बीच में क्या होता है कि मीरन की मृत्यु हो जाती है और इसकी डेथ हो जाती है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, मीर कासिम। लेकिन अंग्रेज ये सिक्योर करना चाहते थे कि अगर हम ये तख्ता पलट करते हैं और हम मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नया नवाब बनाते हैं तो क्या मीर कासिम उनकी डिमांड्स को पूरा कर पाएगा। तो मीर कासिम को नया नवाब बनाने से पहले एक डील होती है। ठीक है, मीर कासिम और वांसी टर्ट के बीच में क्या होती है? एक डील होती है। एक डील होती है और डील क्या होती है? डील ये होती है कि अगर मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा, अगर मीर कासिम को नया नवाब बनाया जाएगा तो वो अंग्रेजों को 5 लाख रुपए प्रदान करेगा। कितने रुपए प्रदान करेगा? तो अंग्रेजों को 5 लाख रुपए प्रदान करेगा। और ये पूरा का पूरा पैसा अंग्रेज क्यों मांगते हैं? ताकि वो कर्नाटक के युद्ध या दक्षिण में उनकी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ा सके। तो 5 लाख रुपए मीर कासिम जैसे ही नवाब बनेगा तो अंग्रेजों को प्रोवाइड करेगा और इन 5 लाख रुपयों का प्रयोग वो कर्नाटक के युद्ध में करेंगे। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड ये होती है कि अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले दिए जाएंगे। अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के जिले दिए जाएंगे। तो दो डील साइन होती है
सबसे पहले जब मीर कासिम को नवाब बनाने से पहले अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में एक डील साइन होती है कि अगर मीर कासिम को नया नवाब बनाया जाता है तो मीर कासिम को क्या करना होगा कि मीर कासिम को 5 लाख रुपए अंग्रेजों को देने होंगे और इन 5 लाख रुपयों का प्रयोग वो कर्नाटक के युद्ध में करेंगे या जहां भी उन्हें प्रयोग करना है, पर मेनली वो कहते हैं कि हमें कर्नाटक के युद्ध या दक्षिण भारत के युद्ध को जीतने के लिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। और दूसरी डील ये होती है कि जैसे ही मीर कासिम नवाब बनेगा तो उसे मिदनापुर, बर्धमान और चटगांव, ये 3 जो जिले हैं, ये 3 जो जगह हैं वो अंग्रेजों को देने होंगे। कासिम इस डील को हाँ कर देता है और कासिम कहता है डन। कासिम इस डील को क्या कर देता है, ये डील हो जाती है दोनों के बीच में डन। अब अगला सवाल, अब पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसे पलासी के पहले अंग्रेजों ने एक पूरा का पूरा जाल बिछा लिया था, पूरी की पूरी एक फील्डिंग लगा ली थी अंग्रेजों ने कि पलासी के युद्ध के पहले एक षड्यंत्र रट गया था और उस षड्यंत्र के द्वारा जो मीर जाफर था उसको अपने कब्जे में कर लिया, राय दुर्लभ को अपने कब्जे में कर लिया, घसीटी बेगम को अपने कब्जे में कर लिया, उसके बाद एक्शन लिया गया। ऐसे यहां पे मीर जाफर को हटाने से पहले 1760 में ये पूरा फील्डिंग का काम हो जाता है और मीर कासिम के साथ ये डील साइन हो जाती है। अब अगला सवाल ये आता है कि भैया मीर जाफर को हटाएंगे कैसे। अब मीर जाफर को हटाया कैसे जाए, तो इसके बाद अगला काम यह किया जाता है कि देखिए मीर जाफर का जो महल होता है उस महल को अंग्रेज घेर लेते हैं। उसको क्या करते हैं, अंग्रेज घेर लेते हैं और जैसे ही इस महल को अंग्रेज घेरते हैं तो मीर जाफर इसका कोई भी विद्रोह नहीं करता, मीर जाफर इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की रिटेलिएशन नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके और अपना पद छोड़ देता है। और अपना पद छोड़ने के बाद अंग्रेज उससे कहते हैं कि हम तुम्हें 15,000 रुपए की मासिक पेंशन देंगे, मंथली पेंशन प्रदान करेंगे और तुम कहां पर रहना, तुम कलकत्ता में रहना। तुम कहां पर रहना, तुम कलकत्ता में रहना। तो इस प्रकार से मीर जाफर अपना पद छोड़ देता है और 15,000 रुपए की मासिक पेंशन लेकर के कहां चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है। तो ये थी मीर जाफर जो है अपना पद छोड़ देता है और मीर जाफर अपना पद छोड़ के 15,000 रुपए की मासिक पेंशन लेकर के कलकत्ता में रहने के लिए चला जाता है। तो इस तरह ये मीर जाफर की कहानी शुरू हुई। 1757 में उसे पलासी के युद्ध के बाद नवाब बनाया गया। नवाब बनाने के बाद अंग्रेजों ने जमकर उसे फाइनेंशियली लूटा और इतनी ज्यादा फाइनेंशियल लूट की गई मीर जाफर की कि बंगाल के खजाने में पैसा नहीं बचा और मीर जाफर अंग्रेजों की मांगों को पूरा नहीं कर पाया। तो उन्होंने एक नए नवाब को बिठाया और नया नवाब मीर कासिम था। मीर कासिम को नवाब बनाने से पहले एक डील की गई। उस डील के तहत 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया। मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव के जिले जो थे वो अंग्रेजों को देने का वादा किया गया और मीर जाफर को 15,000 रुपए की मासिक पेंशन दे दी गई और उसे अलग कर दिया गया। और 1760 में नया नवाब किसे बनाया गया, तो 1760 में नया नवाब बनाया गया मीर कासिम को। किसे बनाया गया, मीर कासिम को नया नवाब बनाया गया। अब जो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था वॉन्सी टर्ट, तो वॉन्सी टर्ट के में ये कहा है कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ मतलब कि ये जो जाफर के कासिम को नया गवर्नर बनाया गया, ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ, तो इस सत्ता परिवर्तन को वॉन्सी टर्ट ने क्या कहा है, बंगाल की क्रांति। क्या कहा है, इसे बंगाल की क्रांति कहा है। इसे क्या कहा है, इसे रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल कहा है। क्या कहा है, इसे रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल कहा है। वॉन्सी टर्ट अपने लेख में लिखता है कि देखिए मैंने बंगाल में एक क्रांति का उद्भव किया और मैंने एक नवाब को हटा करके दूसरे नवाब को यहां पर इस्टेब्लिश किया। लेकिन जब आप इसे क्रांति की कसौटी पर तौलते हैं, जब आप इसे रेवोल्यूशन मानने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रांति की परिभाषा क्या होती है, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। दोस्त, क्रांति का मतलब होता है किसी भी चीज में आमूल चूल परिवर्तन। किसी भी चीज में आमूल चूल परिवर्तन को ही आप क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज इन दी एनीथिंग इज नोन एज द रेवोल्यूशन।
जब किसी भी चीज में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता है, अ ह्यूज चेंज, जब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको किसी भी चीज में देखने के लिए मिलता है, तो उस चीज को आप क्रांति का नाम देते हैं, उस चीज को आप रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। क्लियर? जैसे कि फ्रेंच क्रांति, तो वहां पर पूरी की पूरी राजशाही को उखाड़ फेंका गया, तो पूरी की पूरी सत्ता को चेंज कर दिया गया, तो उसे हमने क्रांति का नाम दिया, उसे हमने रेवोल्यूशन का नाम दिया। क्लियर? तो क्रांति का मतलब ही होता है जब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आप करते हैं, जब कोई ह्यूज चेंज करते हैं। तो जब इतिहासकारों ने इस बात को परखा कि क्या सच में जाफर की जगह कासिम को नवाब बनाया जाना बंगाल की क्रांति थी, तो इतिहासकारों ने एक ही आंसर दिया, नहीं। इतिहासकारों ने एक ही आंसर दिया, नहीं, ये किसी भी प्रकार की कोई क्रांति नहीं थी, ये किसी भी प्रकार का कोई रेवोल्यूशन नहीं था। उसकी दो चीजें बताएं। पहला कारण यह बताया कि देखिए, इसको हम क्रांति इसलिए नहीं करेंगे, पहली चीज कि इसमें कोई भी प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ है, प्रशासन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। देयर इज नो ह्यूज चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनसे कहा गया ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? तो इतिहासकार कहते हैं कि देखिए साहब, पहले भी एक कठपुतली नवाब था, पहले भी एक कठपुतली नवाब था जिसका नाम हम सभी लोग जानते हैं, जाफर था, मीर जाफर। और अब भी आपने क्या किया? तो एक कठपुतली नवाब को हटा करके आपने नए कठपुतली नवाब को बैठा दिया है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, ये कौन सा चेंज है? बस नाम बदला है, बाकी नवाब की शक्तियां वही हैं। पहला वाला नवाब भी अंग्रेजों का कठपुतली था और दूसरा वाला नवाब भी अंग्रेजों का क्या है? कठपुतली है। तो इतिहासकारों ने कहा कि देखिए, प्रशासन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, तो इसको बंगाल की क्रांति कहना उचित नहीं है, इसे बंगाल की क्रांति कहना सही नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि देखिए, क्रांति में बहुत जरूरी है कि जनता की भागीदारी हो, पर ये जो बंगाल की क्रांति हुई, इसमें जनता को बताया तक नहीं गया, जनता का कोई सलाह मशवरा नहीं है। जनता ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में आ चुकी थी। 1757 के पलासी के युद्ध के बाद बहुत बुरी हालत थी बंगाल की पूरी जनता की। तो इसमें क्या है? इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं है, इसमें पीपल पार्टिसिपेशन नहीं है, जनता की इसमें क्या नहीं है? भागीदारी नहीं है, जनता की इसमें कोई भागीदारी नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का पीपल पार्टिसिपेशन हमको देखने के लिए नहीं मिलता। तो वॉन्सिटर्ट के द्वारा ये जो परिवर्तन किया गया, और वॉन्सिटर्ट ने इस चीज को कहा था कि ये बंगाल की क्रांति है, तो ये बात गलत साबित हुई। इसे किसी भी प्रकार से बंगाल की क्रांति नहीं कहा जा सकता। इतिहासकारों ने इसके दो कारण बताए, हिस्टोरियन इसके दो बड़े कारण बताते हैं। पहला बड़ा कारण यही है कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बहुत बड़ा चेंज हमको यहां देखने के लिए नहीं मिला है, प्रशासन में हमको कोई बहुत बड़ा चेंज यहां देखने के लिए नहीं मिला है। पहले भी एक कठपुतली नवाब था, अब भी क्या है? एक कठपुतली नवाब है। और दूसरी बात, जनता की भागीदारी इसमें जीरो है, जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है वो इसमें कैसा है? जीरो है। तो इस कारण से हम इसे क्या नहीं कह सकते? क्रांति नहीं कह सकते। तो ये जो वॉन्सिटर्ट का दावा था, ये आपको याद रखना है कि वॉन्सिटर्ट ने बंगाल की क्रांति की बात कही थी, पर इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। कभी कोई सवाल आ जाए कि बंगाल की क्रांति क्या है, तो आप ये बता दीजिएगा कि वॉन्सिटर्ट के, ब्रिटिश अधिकारी वॉन्सिटर्ट के द्वारा 1760 में बंगाल की सत्ता का परिवर्तन किया गया, मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नया नवाब बनाया गया। इस पूरी घटना को उसने बंगाल की क्रांति के रूप में परिभाषित किया है, पर यह निश्चित तौर पर बंगाल की क्रांति नहीं थी, क्योंकि ना तो इसमें जनता की कोई भागीदारी थी और ना ही प्रशासन में कोई आमूल चूल परिवर्तन हुआ था। एक कठपुतली नवाब के स्थान पर दूसरा कठपुतली नवाब बिठा दिया गया था। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें डिस्कस करना है मीर कासिम की रिजीम को। अब हमें किसे डिस्कस करना है? अब हमें यह डिस्कस करना है कि कैसे कहानी बक्सर के युद्ध तक पहुंचती है। और अब हमें डिस्कस करना है मीर कासिम की रिजीम को। और मीर कासिम का जो पूरा का पूरा कार्यकाल है वो 1760 से लेकर के 1763 के बीच में रहता है। 1760 से स्टार्ट होकर के 1763 तक आपको मीर कासिम का टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है, मीर कासिम का काल आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मीर कासिम के काल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला पॉइंट,
वही है, जैसे ही ये बंगाल का नवाब बनता है तो अंग्रेजों की मांगों को ये पूरा कर देता है। जो अंग्रेजों की मांग थी उसको ये पूरा कर देता है। अंग्रेजों को डील के मुताबिक ये 5 लाख रुपए दे देता है और इस पैसे का उपयोग अंग्रेज कहां पर करते हैं तो दक्षिण भारत में अपने युद्धों के लिए करते हैं, साउथ इंडिया में अपने बैटल के लिए करते हैं। दूसरी बात, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव ये जिले भी अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिए जाते हैं। ये 2 काम करता है। इसके अलावा भी अंग्रेज कुछ एडिशनल मांगे करने लगते हैं, अंग्रेज अधिकारी होते हैं, उन मांगों को भी ये पूरा कर देता है। समय बीतता जाता है, 1 साल की बात हो जाती है। 1 साल तक लगातार ये समय बीता और समय बीतने के साथ एक बात जो कासिम को पता पड़ गई वो ये पता पड़ गई कि अंग्रेजों की मांगे अनंत है। जो अंग्रेज हैं उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो डिमांड है वो कैसी है, वो अनंत है, वो इनफाइनाइट है, क्योंकि ऑलरेडी उसने ये मांगे पूरी कर दी थी। उसके अलावा भी कुछ और मांगे थी, उनको भी कासिम ने पूरा किया। पर अंग्रेज जो थे वो किसी भी प्रकार से रुक नहीं रहे थे। वो बार बार आते, बार बार नवाब से नई चीज़ों की डिमांड करते। करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका था और जनता जो है वो बहुत दयनीय स्थिति में आ चुकी थी। शिल्पकार उद्योग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और बंगाल की हालत, और बंगाल में आप ये मान के चलें कि एक बहुत बड़ी दरिद्रता की स्थिति में बंगाल इस समय आ चुका था। जो प्रांत मुश्किल से 5 साल पहले ही, 5 ही साल हुए थे, बिकॉज अगर आप देखें 1760, उससे पहले 5 साल पहले आप जाएं तो 1755 तक जो प्रांत सोने की चिड़िया कहा जा रहा था वही प्रांत अब दरिद्रता की ओर अग्रसर था। उसी प्रांत में अब फाइनेंशियल बहुत डायर कंडीशन आ चुकी थी और एक अकाल की स्थिति बन चुकी थी। एक अकाल की सिचुएशन वहां पर निर्मित होने लगी थी। इतनी भयंकर लूट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जा रही थी। तो कासिम को भी जाफर की तरह यह बात समझ में आ गई कि आप अंग्रेजों की डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते। इवन कोई अंग्रेजों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, बिकॉज एक बहुत बड़ा लालच अंग्रेजों के पास है। तो ये बात कासिम समझ गया और जैसे ही कासिम को ये बात समझ में आई तो उसका पूरा का पूरा जो एटीट्यूड है, पूरी की पूरी मनोवृत्ति है, वो परिवर्तित हो गई और उसने अब कुछ कार्य योजना बनाई। उसने एक कार्य योजना बनाई कि किस तरह से वो बंगाल को वापस से मजबूत कर सकता है। तो उसने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बंगाल के लिए एक प्लानिंग की और उसने उसके लिए कुछ कार्य किए कि किस तरह से बंगाल को वो वापस से बेहतर बना सकता है, किस तरह से बंगाल का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो बंगाल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसने एक योजना पर काम किया, उसने बहुत सारे कार्य किए। क्लियर। लेकिन यहां पर एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसने भी मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान की नीति अपनाई। जैसे कि मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान, जितने भी 4 हमने उससे पहले नवाब देखे थे, जिसमें मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान 2 प्रमुख नाम थे, उसके बीच में सरफराज भी एक प्रमुख नाम आता है। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने डेवलपमेंट किया लेकिन कभी भी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। सेम पॉलिसी, एग्जैक्ट सेम पॉलिसी किसने अपनाई, मीर कासिम ने अपनाई। इसने क्या किया, इसने कहा कि हम बंगाल का रिकंस्ट्रक्शन जरूर करेंगे, लेकिन अगर ये रिकंस्ट्रक्शन करना है तो हमें क्या नहीं करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज नहीं करना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किसी भी प्रकार से हमें विरोध नहीं करना है। अच्छा, ये विरोध क्यों नहीं करना है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल है और वो इन सारी चीजों को भी रोक सकती है। तो उसका दूर दूर तक कोई सोच नहीं थी कि उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज करना है। हाँ, बाद में जाकर के जब वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर लेता, आंतरिक रूप से बंगाल बहुत सशक्त हो जाता, आर्मी अच्छी हो जाती, तो कहानी अलग हो जाती। क्योंकि इस समय ना बंगाल के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस थे, इस समय ना तो बंगाल की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अच्छी थी और ना ही बंगाल के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ना ही बंगाल के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। तो डिसीजन यही लिया जाता है कासिम के द्वारा कि देखिए, हम बंगाल का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, हम बंगाल का पुनर्निर्माण करेंगे, लेकिन अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे। अब इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट काम होते हैं और इन 4 कामों का परिणाम हो जाता है बक्सर का युद्ध। क्या क्या काम होते हैं समझिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो लिया जाता है मीर कासिम के द्वारा बंगाल का पुनर्निर्माण करने के लिए, वो होता है राजधानी परिवर्तन। वो क्या होता है, वो होता है राजधानी परिवर्तन, वो होता है चेंज ऑफ द कैपिटल। और राजधानी परिवर्तन के तहत किया जाता है कि ये अपनी राजधानी जो कि मुर्शिदाबाद थी, ठीक है, मुर्शिदाबाद से राजधानी क्या बना लेता है, मुंगेर बना लेता है।
मुर्शिदाबाद से नई कैपिटल शिफ्ट कर लेता है मुंगेर में। और ये कैपिटल शिफ्ट क्यों करता है, इसका कारण सिर्फ ये होता है ताकि कलकत्ता से दूरी बना सके। कलकत्ता से क्या कर सके, कलकत्ता से दूरी बना सके, क्योंकि कलकत्ता ही अंग्रेजों का बड़ा सेंटर था। अगर कलकत्ता के पास कोई भी एक्टिविटी होती तो निश्चित सी बात है अंग्रेज उसका तुरंत बहुत ज्यादा अपोज करते। तो पहला काम यही किया जाता है इसके द्वारा कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली जाती है। इससे पहले आप जानते हैं कि मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया था, तो मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था मुर्शिद कुली खान ने। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित कर दी जाती है। उसका सिर्फ एक कारण होता है, और वो कारण होता है कि ताकि कलकत्ता से नवाब की दूरी बनाई जा सके। ये पहला काम होता है। उसके अलावा दूसरा काम ये होता है, सेकंड जो काम किया जाता है वो किया जाता है नौकरशाही। नौकरशाही व सेना, नौकरशाही व सेना का पुनः निर्माण, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, या फिर उसको बेहतर तरीके से हम बोलें तो रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड द आर्मी, ठीक है। नौकरशाही और सेना का पुनः निर्माण किया जाता है, जो ब्यूरोक्रेसी और आर्मी होती है उसे वापस से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके लिए दो काम करता है वो। पहला काम तो ये करता है कि जो सेना है उसको यूरोपीय पद्धति में संगठित करता है। जो सेना है उसको यूरोपीय पद्धति में संगठित करता है, उसको यूरोपियन स्टाइल में ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। जो आर्मी है उसे यूरोपीय पद्धति में ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। और इसके लिए एक जर्मन अधिकारी की मदद लेता है, एक जर्मन अधिकारी की मदद लेता है, वॉल्टर रीनहार्ड नामक एक अधिकारी होता है, उसकी सहायता ली जाती है। जर्मन अधिकारी वॉल्टर की मदद ली जाती है, और जर्मन अधिकारी वॉल्टर की मदद से जो उसकी आर्मी होती है, वो जानता है कि उसकी आर्मी अंग्रेजों के मुकाबले अच्छी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। अंग्रेजों की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित है। तो अपनी आर्मी को प्रशिक्षित करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए वो यूरोपीय पद्धति का इस्तेमाल करता है, यूरोपियन स्टाइल का इस्तेमाल करता है। और यूरोपीय पद्धति के हिसाब से अपनी आर्मी को बनाने के लिए वो एक जर्मन अधिकारी की मदद लेता है, जिसका नाम होता है वॉल्टर नाम के जर्मन अधिकारी की मदद वो लेता है। और दूसरा काम वो क्या करता है, अपनी आर्मी को बारूद और बंदूकों की उपलब्धता हो सके, इसीलिए मुंगेर में वो एक बंदूक बनाने का कारखाना खोलता है। अपनी आर्मी को अस्त्र शस्त्र मिल सके, इसीलिए वो मुंगेर में क्या करता है, एक बंदूक बनाने का कारखाना खोलता है। तो देखिए आप समझ पा रहे हैं, सबसे पहले उसने राजधानी परिवर्तित कर ली, अब वो नौकरशाही और सेना का पुनर्निर्माण कर रहा है। इसी तरीके से बंगाल का रिकंस्ट्रक्शन हो सकता था। अब तीसरा काम क्या आता है साहब, तीसरा काम ये होता है इसके द्वारा कि जमींदारों पर नियंत्रण। आपको याद होगा कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में हमने एक बार डिस्कस की थी कि जो मीर जाफर होता है, और मीर जाफर जब नवाब बनता है बंगाल का, जब बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है, तो जैसे ही मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है, उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि जो जमींदार होते हैं वो उसकी सत्ता को नहीं मानते हैं। राय दुर्लभ जैसे लोग उसकी सत्ता को मानने से मना कर देते हैं, और जमींदार जो है वो नवाब को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। हर एक जमींदार यहाँ पर इंडिपेंडेंट होकर के रूल करने लगता है। और जमींदार भी जानते थे कि अब नवाब जो है वो एक कठपुतली नवाब है, वो जो भी सिचुएशन उस समय थी, उस सिचुएशन से वो भली बाती वाकिफ थे कि देखिए साहब, नवाब जितने भी काम करने वाला है वो अंग्रेजों के दबाव में ही वो काम करने वाला है। क्लियर। तो जमींदारों को ये बात पता थी कि अब नवाब के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो हम नवाब के अंडर में रह करके काम क्यों करें, और वो अंग्रेजों को ही रिस्पॉन्स दिया करते थे, ब्रिटिश के हिसाब से पूरा काम किया करते थे। लेकिन जमींदारों को दबाना इसलिए जरूरी था क्योंकि शुरू से मुर्शिद कुली खान के समय से हम एक बात जानते हैं कि जो राजस्व संग्रह का काम है, जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, वो जमींदारों के द्वारा ही किया जाता था। क्लियर। तो रेवेन्यू कम होते जा रहा था, रेवेन्यू जमींदार ला करके नहीं दे रहे थे। तो ये इसका सबसे बढ़िया तरीका यही था कि जमींदारों पर वापस से नकेल कसी जाए और उनको सही से पटरी पर लेकर के आया जाए। तो इसी क्रम में वो क्या करता है, बिहार का एक जमींदार होता है,
बिहार का एक जमींदार होता है राम नारायण करके, राम नारायण नाम का ये जमींदार होता है, इसकी हत्या कर देता है। इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और इसकी हत्या इसलिए करता है क्योंकि वो लगातार बार बार राम नारायण से कहता है कि आप राजस्व लेकर के आइए, आप जो कुछ भी वहां पर एक्टिविटीज हो रही हैं उनका एक ब्यौरा लेकर के आइए, पर लगातार इस बात को टाला जाता है राम नारायण के द्वारा, और इसी कारण से वो क्या करता है? राम नारायण की हत्या कर देता है। क्लियर? तो पूरे के पूरे जमींदार इस सदमे में आ जाते हैं और बहुत हद तक जमींदारों पर वो क्या कर लेता है? नियंत्रण लगा लेता है। अब चौथा बड़ा काम जिससे अंग्रेजों को सबसे ज्यादा समस्या होने वाली थी वो होता है दस्तक से संबंधित। और जब 1717 में ये दस्तक की कहानी स्टार्ट हुई थी, फर्रुखशियर के टाइम पर 1717 में जब ये दस्तक की कहानी स्टार्ट हुई थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि देखिए पूरे के पूरे बंगाल में सबसे बड़ी जो जड़ रहेगी भारत में, अगर आप पूरे के पूरे अंग्रेजों के विस्तार को समझना चाहते हैं तो उसमें दस्तक ने एक बहुत बड़ा योगदान निभाया। दस्तक की वजह से ही पलासी का युद्ध हुआ था, और अब एक बार फिर से दस्तक की वजह से ही कौन सा युद्ध होगा? तो दस्तक की वजह से ही अब बक्सर का युद्ध भी होगा, बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ा जाएगा। क्लियर? बक्सर का युद्ध भी होगा और बैटल ऑफ बक्सर भी अब लड़ा जाएगा। और उसका कारण क्या होगा दोस्त? तो उसका कारण फिर से ये दस्तक होने वाला है। दस्तक आप जानते हैं कि 1717 में फर्रुखशियर ने कहा था कि 3000 रुपए वार्षिक आप किराया दीजिए और पूरे के पूरे बंगाल में आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो इस दस्तक का दुरुपयोग अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसका जो मिसयूज है, इसका जो दुरुपयोग है, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और जिस तरह पलासी के युद्ध में सिराज उद दौला ने यह प्रयास किया था कि उस दस्तक के दुरुपयोग को खत्म कर दे, दस्तक के मिसयूज को खत्म कर दे, उसी तरह कासिम के द्वारा भी एक प्रयास किया जाता है। तो पहले कासिम क्या करता है? पहले कासिम अंग्रेजों से बात करता है कि देखिए किसी भी तरीके से अगर हम इस दस्तक के दुरुपयोग को रोक सकते हैं तो प्रयास करें, रोकने का प्रयास करें। कुछ डील भी लेकर के जाता है, पर अंग्रेज उसकी बात को नहीं मानते। क्यों मानेंगे भैया? दस्तक उनके लिए सोने की चिड़िया के समान है या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है। एक तो उनका बहुत ज्यादा ट्रेडिंग बेनिफिट हो रहा है और जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं उनको बड़ी मात्रा में पैसा मिल रहा है, करप्शन का पैसा मिल रहा है, भ्रष्टाचार का अच्छा खासा पैसा उनको मिल रहा है। तो दस्तक से कोई भी डील अंग्रेज करने को तैयार नहीं होते हैं, कोई भी निगोशिएशन दस्तक के बारे में अंग्रेजों से नहीं हो पाती है। अब इससे बहुत परेशान हो जाता है कासिम कि क्या किया जाए, कैसे दस्तक के दुरुपयोग को खत्म किया जाए। तो कासिम क्या करता है? कासिम एक बहुत शानदार चाल चलता है। उसने कहा कि ये दस्तक है क्यों, आखिरकार ये दस्तक क्यों है? तो वो समझ गया ये दस्तक है, इससे जो चुंगी कर होते हैं तो चुंगी से इनको क्या मिल जाती है? अंग्रेजों को मुक्ति मिल जाती है। तो अगर अंग्रेजों के पास दस्तक होता था तो जो चुंगी कर लगाए जाते थे बंगाल भर में, वो चुंगी कर अंग्रेजों से नहीं लिए जाते थे। तो वो क्या करता है? 1762 में, 1762 में पूरे के पूरे बंगाल से चुंगी कर को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। देख रहे हो, मतलब ये खतरनाक ही काम किया उसने। दस्तक पर कार्यवाही सीधे नहीं की, उसने कहा कि दस्तक का यूज तुम क्यों कर रहे हो? चुंगी कर के लिए कर रहे हो। तो जितने भी चुंगी कर बंगाल में लग रहे थे, सारे के सारे चुंगी करों को, जितने भी चुंगी कर लग रहे थे, सारे के सारे चुंगी करों को मीर कासिम ने खत्म कर दिया। उसने कहा अब कर हो गई नहीं, दस्तक खत्म। अब जैसे ही ये दस्तक खत्म हुआ तो उससे देखो, दस्तक के कारण अंग्रेज व्यापारी भारतीय व्यापारियों से या फ्रांसीसी व्यापारियों से या फिर डचेस व्यापारियों से प्रॉफिट की स्थिति में थे, लाभ की स्थिति में थे, और वो इनसे बड़ी अच्छी स्थिति में थे। लेकिन जैसे ही कर ही खत्म कर दिया और दस्तक कर के लिए ही रहा गया था, तो अब सभी लोग क्या हो गए? समान हो गए, सभी लोग इक्वल सिचुएशन में आ गए। अब अंग्रेज के लिए भी वही कानून है, भारतीय के लिए भी वही कानून है, डचेस के लिए भी वही कानून है और फ्रेंच के लिए भी वही कानून है। तो बंगाल में बिना चुंगी के व्यापार करो, क्योंकि ऑलरेडी लॉस तो हो ही रहा था, तो उसने कहा सभी के लिए एक समान व्यापार कर दो, सभी के लिए फ्री ट्रेड कर दो। अब इस चीज से, क्योंकि देखो दस्तक ही वो दबती हुई नस है अंग्रेजों की, या अलीवर्दी खान की भाषा में कहें तो दस्तक ही वो छत्ता है जिसको आपको नहीं छेड़ना था। सिराज ने वो छत्ता छेड़ा था, पलासी का युद्ध हुआ, और अब उसी दस्तक के कारण कौन सा युद्ध होगा? बक्सर का युद्ध होगा। तो ये 4 काम किए गए। अब इन 4 कामों का परिणाम क्या हुआ? तो दोस्त ये जो 4 काम किए गए, इन 4 कामों का परिणाम क्या हुआ? इन 4 कामों का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज और कासिम के बीच में
क्या आ गए, लगातार यहाँ पर विद्वेष आ गए। इन दोनों के बीच में अब लगातार कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ चुकी है, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो चुका है और दोनों के बीच में विद्वेष आ चुके हैं। मतलब पलासी का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। दोनों के बीच में क्या आ चुके हैं, विद्वेष आ चुके हैं। तो इसी विद्वेष के कारण क्या होता है, अंग्रेजों ने पहले तो जाफर की तरह इससे कहा कि देखो तुम अपना नवाब का पद छोड़ दो, तुम क्या करो, अपना नवाब का पद छोड़ दो। लेकिन इस बात को मानने से कासिम ने कर दिया मना। कासिम ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अब अंग्रेजों ने किसका इस्तेमाल किया, अंग्रेजों ने बल का इस्तेमाल किया। और पहले छोटी छोटी झड़पें हुई, जैसे पटना में एक छोटी सी झड़प होती है, पटना के बाद एक झड़प आपकी मुर्शिदाबाद में होती है, मुर्शिदाबाद में अंग्रेज और नवाब के बीच में एक झड़प होती है। मुर्शिदाबाद के अलावा गिरिया नाम की एक जगह है, तो गिरिया में भी नवाब और अंग्रेजों के बीच में एक झड़प होती है। और गिरिया के अलावा आखिरी जगह होती है उदय नाला। और उदय नाला में भी क्या होती है, अंग्रेज और मुर्शिद कुली खां, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में एक झड़प होती है। और उदय नाला में जो एक झड़प होती है हल्का सा युद्ध टाइप का होता है। इस झड़प के बाद जो मीर कासिम है वो बंगाल से भाग जाता है, या फिर उसे भागना पड़ता है। मीर कासिम बंगाल से भाग जाता है और ये बंगाल छोड़ करके भाग जाता है। ये बात कब की है, तो ये बात 1763 की है। अब जैसे ही उदय नाला की झड़प के बाद जो मीर कासिम है वो बंगाल से भाग जाता है और 1763 में फिर वही स्थिति आ गई कि अब बंगाल का नया नवाब कौन होगा। तो वापस से अंग्रेजों को याद आती है उसी मीर जाफर की, जिसे 1760 में कलकत्ता में 15,000 की मंथली पेंशन देकर के रख दिया गया था। तो वापस से कहा जाता है भैया कासिम को लेके आओ, वापस से कासिम को लेकर के आओ, जाफर को लेकर के आओ, और मीर जाफर को वापस से बुलाया जाता है। और 1763 में पुनः मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। और ये 1763 से 1765 तक बंगाल का नवाब रहेगा। 1763 से लेकर के 1765 तक नवाब रहेगा। तो ये बंगाल में वापस से कौन आ गया, मीर जाफर आ गया और मीर कासिम भाग गया। अच्छा, अब ये भागा और भाग करके ये किसके पास पहुंचा, भाग करके ये अवध पहुंच गया, अवध। और वहां पे उस समय जो नवाब थे वो शुजा-उद-दौला था। अवध का नवाब उस समय कौन था, शुजा-उद-दौला था। और शुजा-उद-दौला से इसने क्या मांग ली, शरण मांग ली। और कहा जाता है कि इसने शनि को शरण दे दी। हम नहीं कहते शनि लग गया, तो उसी तरीके से शुजा-उद-दौला ने भी भैया एक शनि को शरण दे दी थी, क्योंकि यही शुजा-उद-दौला की बर्बादी का कारण बनने वाला था। अभी हम देखेंगे कि 16 अगस्त को जो ट्रीटी हुई, 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है, उस संधि में या पूरे के पूरे बक्सर के युद्ध में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो अवध का ही होता है, वो अवध के नवाब का ही होता है। तो उसने क्या किया, अवध के पास ये शरण लेने के लिए पहुंच गया और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने शरण दे दी। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने मीर कासिम को शरण दे दी। अब यहीं पर भैया शुजा-उद-दौला थे, अवध के नवाब थे, इसी के बीच शाह आलम द्वितीय से भी मुलाकात हो जाती है। शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय कौन है, तो इस समय पर शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह है। शाह आलम द्वितीय कौन, मुगल बादशाह है। तो भैया निश्चित सी बात है, अब 3 लोग एक जगह पर आ चुके हैं। एक कासिम उसमें है, शुजा-उद-दौला है, और कौन है, शाह आलम है। एक कौन है, कासिम है, देखिए कैसा फोटो टाइप का बन गया उसमें। एक कासिम है, कासिम के अलावा शाह आलम द्वितीय है, और एक तरफ शुजा-उद-दौला है। तीनों एक जगह पर बैठते हैं, तीनों के बीच में मुलाकात होती है। निश्चित सी बात है, मदरा वगैरह भी पिए होंगे साथ में, ठीक है। तो तीनों एक साथ में बैठते हैं और तीनों मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं। तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक पूरा का पूरा ग्रुप बनता है। और तीनों मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि भैया अगर हमें अंग्रेजों को रोकना है, अगर हमें अंग्रेजों को रोकना है, अगर आप चाहते हो कि आप मुगल बादशाह बने रहो, और शुजा-उद-दौला अगर आप चाहते हो कि आप बंगाल का नवाब बने रहो, सॉरी आप अवध का नवाब बने रहो, तो जरूरी है आप अंग्रेजों को रोकें। और अंग्रेजों को रोकने का अब सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका कौन सा है, वॉर। वो तरीका कौन सा है, युद्ध। वो तरीका है बैटल। तो अब तीनों ने मिलकर के यहाँ पर ये प्लान कर लिया
1763 में बैठ करके ये प्लानिंग हो चुकी है, 63-64 के आसपास ये प्लानिंग हो चुकी है कि चलिए भैया हम अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, हम अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, बैटल करेंगे। क्लियर। अब देखना युद्ध की तैयारी हो चुकी है, लेकिन युद्ध की प्रिपरेशन ये लोग नहीं करते हैं। सिराज ने भी यही गलती की थी। सिराज ने अंग्रेजों की शक्ति को कम करके आंका था, हालांकि बेचारा वो षड्यंत्र से मारा गया था। ठीक है, वो कहानी भी है, उसे तो अपनों ने ही लूटा। ठीक है, गैरों में कहां दम था, ये वाली कहानी सिराज के बारे में सही हो जाती है। पर मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि अब अंग्रेजों को रोकने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि अंग्रेजों से युद्ध किया जाए। क्लियर। तो अब ये युद्ध की पृष्ठभूमि बन चुकी है। जैसे हमने पलासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बनाई थी, जैसे हमने पलासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बनाई थी, उसी तरह से अब एक बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि बन चुकी है। बैटल ऑफ बक्सर का बैकग्राउंड यहां पर बनकर के तैयार हो जाता है, और वो समय आ जाता है, फाइनली वो टाइम पीरियड आता है अब जब बक्सर का युद्ध लड़ा जाएगा। तीनों आर्मी आमने सामने है, और अब वो समय आता है बक्सर का युद्ध लड़ने का। तो 22 अक्टूबर 1764 का समय होता है, और 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नाम के स्थान पर, बक्सर नाम का स्थान जो कि बिहार में है, जो कि कहां पर है दोस्त, बिहार में है, गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे ये स्थित है, बक्सर नाम के गांव में। तो 22 अक्टूबर 1764 अगेन इतिहास का एक इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को तो याद रखना ही पड़ेगा, इतिहास का एक इंपॉर्टेंट डेट है। तो बक्सर जो कि बिहार गंगा नदी के किनारे है, वहां पर दो सेनाएं आकर के खड़ी हो जाती हैं, वहां पर साहब दो सेनाएं आकर के खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना होती है जिसमें लगभग 7,000 लोग होते हैं, और दूसरी तरफ आपको संयुक्त सेना देखने के लिए मिलती है, ज्वाइंट मिलिट्री या आर्मी आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें विकिपीडिया के हिसाब से लगभग 40,000 सैनिक होते हैं। ठीक है, ये डेटा अलग अलग किताबों में अलग अलग है, यही कारण है कि एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता। बस एक रफ आइडिया आपको ये याद रखना है कि अंग्रेजों की सेना बहुत कम थी, लेकिन जो संयुक्त सेना थी उसमें बहुत ज्यादा आर्मी थी। संयुक्त सेना में साहब 3 लोग होते हैं। कौन कौन होता है इसमें? तो इसमें एक तरफ होता है मीर कासिम, जानते हैं बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम होता है। दूसरा पार्टिसिपेंट होता है अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला इसमें होता है। और तीसरा इसमें पार्टिसिपेंट होता है, वो होता है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो कि बंगाल का नवाब होता है। शाह आलम द्वितीय इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मीर कासिम इसमें पार्टिसिपेट करता है, शुजा-उद-दौला इसमें पार्टिसिपेट करता है, और शाह आलम द्वितीय इसमें पार्टिसिपेट करता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करता है हेक्टर मुनरो। कौन लीड करता है? हेक्टर मुनरो लीड करता है। दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहीं दिख जाएगा, सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहीं दिखेगा पलासी और बक्सर की लड़ाई में। पलासी की लड़ाई को हमने क्या कहा था कि ये एक षड्यंत्र है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई सैन्य क्षमता हमको देखने के लिए नहीं मिलती है, किसी भी प्रकार की कोई आर्मी या मिलिटेंट पावर, मिलिट्री पावर हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन ये जो बक्सर का युद्ध होता है, इसमें पहली बार अंग्रेजों की सही मायने में आपको मिलिट्री पावर देखने के लिए मिलेगी, सही मायने में अंग्रेजों की सैन्य क्षमता आपको देखने के लिए मिलेगी। अंग्रेज यहां पर यह बता पाएंगे, अंग्रेजों के पास यही मौका है कि वो अपनी आर्मी पावर को भारत को दिखा पाए। और दूसरी ओर भारत की 3 बड़ी शक्तियां एक साथ मिलकर के युद्ध लड़ने वाली हैं। तो अब इस लड़ाई का बहुत ज्यादा महत्व है, इस लड़ाई का बहुत ज्यादा महत्व है, और ये फेयर कंपटीशन होता है, क्योंकि इसमें आर्मी के बेसिस पर लड़ाई होती है। इसमें क्या होती है? आर्मी के बेसिस पर लड़ाई होती है। यहां से अंग्रेजों की सेना अटैक करती है, जैसा कि अभी रामायण में भी चल रहा है, देखते हैं आप लोग, और यहां से एक दूसरा बाण आ रहा है, और फिर इन दोनों के बीच में क्या होती है साहब? बहुत बड़ी लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में क्या होता है, जैसा हम रामायण में देखते हैं बार बार, कि
अंग्रेजों का तीर जो है वो जाकर के किसको लग जाता है साहब? अंग्रेजों का तीर जाकर के संयुक्त सेना को लड़ जाता है। अपनी सामान्य भाषा में बात करें तो इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत जाती है, इसमें उनकी जीत होती है और संयुक्त सेना की इसमें क्या होती है? हार होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत जाती है और संयुक्त सेना की इसमें क्या होती है? हार होती है। जो ज्वाइंट आर्मी थी वो हार होती है। तो इसका परिणाम क्या होता है साहब? इसका परिणाम ये होता है, इस पूरे के पूरे युद्ध का परिणाम क्या होता है? तो परिणाम समझिएगा आप, इस युद्ध का परिणाम समझिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मीर कासिम की। तो मीर कासिम भाग जाता है। मीर कासिम क्या करता है? भाग जाता है। कहा जाता है पैसा लेकर के भाग गया था। ये भाग जाता है, मीर कासिम भाग जाता है और 1777 में इसकी डेथ हो जाती है। तो मीर कासिम की कहानी खत्म, उसकी किस्सा यहीं पर खत्म, मीर कासिम का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। दूसरी बात, अब बात करते हैं शाह आलम जहांपनाह की बात कर लेते हैं साहब, बादशाह की बात कर लेते हैं, शाह आलम द्वितीय की बात कर लेते हैं। शाह आलम द्वितीय का क्या हश्र होने वाला है? तो शाह आलम द्वितीय के बारे में बात कर लेते हैं। तो शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की जाती है। इलाहाबाद की प्रथम संधि की जाती है। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किया जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, ये जो प्रथम संधि है इलाहाबाद की, ये की जाती है 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को जो शाह आलम द्वितीय है उनके साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज करते हैं। अच्छा, ये संधि अंग्रेजों की ओर से कौन करता है? तो अंग्रेजों की ओर से वापस बुलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। किसको बुलाया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये ट्रीटी कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। अब इस ट्रीटी की शर्तें क्या होती हैं? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि ही वो संधि है जिसके बाद शाह आलम द्वितीय प्रथम पेंशनर नवाब बनेगा। क्या बनेगा? प्रथम पेंशनर नवाब बन जाएगा, प्रथम पेंशनर नवाब बनेगा। और यह सवाल अक्सर वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा मुगल बादशाह है जो प्रथम पेंशनर नवाब बना था। तो आपको याद रखना है, शाह आलम द्वितीय ही वो पहला मुगल बादशाह होगा जो अंग्रेजों का पेंशनर नवाब बनेगा। और अंग्रेजों ये कहते हैं कि देखो भैया, अब तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, हम तुम्हें 26 लाख रुपए माहिना का, 26 लाख रुपए वर्ष की तुमको पेंशन प्रदान करेंगे। तो 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन दे दी जाती है और क्या बन जाता है? ये पेंशनर नवाब बन जाता है अंग्रेजों का। उसके अलावा क्या होता है? इस संधि के द्वारा बिहार, उड़ीसा और बंगाल की पूरी जागीरदारी किसको मिल जाती है? पूरी जागीरदारी, पूरे राइट जो रेवेन्यू राइट है वो अंग्रेजों के पास आ जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के पास ये पूरे अधिकार चले जाते हैं। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो जागीर होती है वो पूरी अंग्रेजों को मिल जाती है। और इस ट्रीटी के द्वारा क्या करते हैं अंग्रेज? अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले लेते हैं और अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर के मुगल बादशाह को सौंप देते हैं। किसे सौंप देते हैं? मुगल बादशाह को सौंप देते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि अब मुगल बादशाह तो पेंशनर नवाब है और पूरा का पूरा हिस्सा अंग्रेजों के पास ही आना है। तो आप चाहे नाक को ऐसा पकड़े या घुमा करके पकड़े, बात एक ही है। पर अंग्रेजों ने दूसरा रास्ता अपनाया कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर के किसे सौंप दिया? मुगल बादशाह को सौंप दिया। मुगल बादशाह को ये पूरा का पूरा क्षेत्र सौंप दिया। तो इलाहाबाद की पहली संधि जो कि 12 अगस्त 1765 में हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में, उसके द्वारा शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पहला पेंशनर नवाब बना, पहला मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशनर नवाब बनता है। उसके अलावा इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले जाकर के मुगल बादशाह को सौंप दिया गया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीरें किसको मिल गई? अंग्रेजों को मिल गई। ये इलाहाबाद की पहली संधि है, ये फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है। अब एक और नाम बचा साहब, एक और नाम बचा कि सर शुजा उद्दौला का क्या हुआ?
कि सर शुजा-उद-दौला की कहानी क्या है और शुजा-उद-दौला के क्या हुआ। तो शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई, इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की गई, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की गई। और ये ट्रीटी कब की गई, तो ये 16 अगस्त 1765 को की गई। और ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन करेगा, तो ये संधि भी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की जाएगी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको युद्ध शुरू होने से पहले बताया था कि जिस समय मीर कासिम शरणार्थी के रूप में अवध पहुंचा था, तभी मैंने कहा था कि भैया शनि आ गया है। कौन आ गया, शनि आ गया। और ऐसा ही एग्जैक्टली होता है, यही कहानी यहां पर दोहराई जाती है। इस युद्ध में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जो सबसे ज्यादा लॉस इस युद्ध में हुआ था, तो वो किसे हुआ, वो सबसे ज्यादा नुकसान शुजा-उद-दौला को हुआ। किसे हुआ, शुजा-उद-दौला। कैसे हुआ समझिएगा। सबसे पहली बात दोस्त यहां पर यह हुई कि शुजा-उद-दौला को 50 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ा। कितने रुपए देना पड़ा, तो शुजा-उद-दौला को 50 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ा। 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में कंपनी को देना पड़ा। यह पहला काम, ठीक है। 50 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्त, याद रखना। उसके अलावा क्या हुआ कि इलाहाबाद और कड़ा का जो इलाका था वो भी अंग्रेजों ने किसे दे दिया, मुगल बादशाह को दे दिया। तो इलाहाबाद और कड़ा भी उसके हाथ से चला गया, 50 लाख रुपए भी उसके हाथ से गए, इलाहाबाद और कड़ा भी उसके हाथ से चला गया। इसके अलावा क्या हुआ, चुनार का एक किला था, तो चुनार का दुर्ग भी अंग्रेजों ने ले लिया। जो चुनार फोर्ट था वो भी अंग्रेजों के पास चला गया। चुनार फोर्ट के अलावा वाराणसी और गाजीपुर का जो इलाका था वो बलवंत के पास चला गया। किसके पास चला गया, वो जो राजा बलवंत सिंह के पास चला गया। वाराणसी और गाजीपुर का इलाका राजा बलवंत सिंह के पास चला गया। हालांकि बलवंत सिंह को यहां पर पूरे अधिकार थे, लेकिन नाम मात्र के लिए वो अवध का हिस्सा था। नाम मात्र के लिए वो क्या था, वो अवध का हिस्सा था। और सबसे बड़ा काम जो इस संधि के द्वारा हुआ वो मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि शायद आपको दिखेगा नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि नवाब के खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना, नवाब के खर्चे पर एक अंग्रेज सेना कहां रख दी गई, एक अंग्रेज सेना अवध में रख दी गई। तो देख रहे हैं आप, इलाहाबाद की दूसरी संधि का बहुत ज्यादा महत्व है। सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का बहुत ज्यादा महत्व है, जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच में। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान अवध का ही होगा, सबसे ज्यादा नुकसान शुजा-उद-दौला का ही होगा। 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देना पड़ा। इलाहाबाद और कड़ा का इलाका भी चला गया, मुगलों को दे दिया गया वो इलाका। वाराणसी और गाजीपुर का जो इलाका था वो राजा बलवंत सिंह के पास चला गया। क्लियर। चुनार का दुर्ग था वो भी अंग्रेजों ने ले लिया। और सबसे बड़ी मुसीबत जो थी, वो जो गले की घंटी बांध दी गई, वो ये कर दिया गया साहब कि अंग्रेजों ने ये कहा कि देखिए हमारी सेना आपके यहां पर रहेगी, हमारी सेना आपके यहां रहेगी आपकी सुरक्षा करने के लिए, बस उसका खर्च आप उठाइएगा। क्लियर। तो अब अंग्रेजों ने यहां पर अपनी आर्मी भी रख ली और उसके लिए उन्हें पे भी नहीं करना था, तो नवाब के खर्च पर अंग्रेजों ने अपनी सेना वहां पर रख दी। तो एक गले की घंटी यहां पर बांध दी थी। ये थी इलाहाबाद की दो संधियां, ये थी इलाहाबाद की दो ट्रीटी जो हमने यहां पर समझी। अब आपके दिमाग में सर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बंगाल की क्या कहानी है, पूरी की पूरी कहानी जो हम पढ़ रहे हैं ये कहां हम अवध इलाहाबाद पहुंच गए, बंगाल तो आप भूल ही गए साहब। आइए बंगाल से भी आपको हम रूबरू कराते हैं कि इस समय बंगाल में आखिरकार क्या हो रहा है। तो बंगाल में कहानी कुछ ऐसी है दोस्त कि अब क्या हुआ, बक्सर का युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, तो बक्सर का युद्ध खत्म होने के बाद जो मीर जाफर था उसकी डेथ हो जाती है। मीर जाफर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो बक्सर का युद्ध खत्म होने के बाद मीर जाफर मर जाता है और मीर जाफर की डेथ होने के बाद बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है, और बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है नज्मुद्दौला को।
किससे बनाया जाता है? नज़्मुद्दौला को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है, जो 1765 से 1766 तक बंगाल का नवाब रहता है। और नज़्मुद्दौला को अंग्रेज बंगाल का नया नवाब बनाते हैं। अगेन ये भी उनका एक कठपुतली नवाब होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत इसी नवाब को होने वाली है, क्योंकि इसी के बाद बंगाल में एक बहुत ही बुरा प्रशासन आएगा। भारतीय इतिहास का एक ब्लैक गवर्नेंस यहां पर आएगा, काला प्रशासन आएगा, और उस प्रशासन को कहा जाता है द्वैध शासन। उस प्रशासन को क्या कहा जाता है? द्वैध शासन कहा जाता है। बंगाल में डुअल गवर्नेंस आएगी, जो 1765 से स्टार्ट होकर के शायद 73 तक चलती है। ऑलमोस्ट 65 से प्रारंभ होकर के लगभग 1773 तक बंगाल में क्या चलेगी? 72-73 तक, 65 से 72 तक कर लीजिए, 65 से 72 तक आपको बंगाल में द्वैध शासन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे कि बंगाल में द्वैध शासन किस प्रकार से आया, और पूरे के पूरे बंगाल का हम विश्लेषण करेंगे और बंगाल की कहानी को हम खत्म करेंगे उसी के साथ। तो दोस्त, ये थी पूरी की पूरी कहानी बक्सर के युद्ध की, जो शुरू होती है मीर जाफर की कहानी से, और मीर जाफर मीर कासिम के बाद बक्सर का युद्ध होता है, इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं, और बंगाल के द्वैध शासन पर जाकर के ये कहानी खत्म होती है। तो आई विश आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों, सारी चीज का पीडीएफ, जो अब पीडीएफ है वो मैं क्या करूंगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप शुभम गुप्ता पीडीएफ, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। आई विश आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगेन फिर मैं कहूँगा कि आज भारत का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इरफान खान साहब की डेथ हो गई है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सभी लोग दुआ करें। और आई विश कि उनकी रिप्लेसमेंट तो कभी कोई नहीं हो सकती, पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े वो लेजेंड थे। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। जाने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, और अनअकैडमी पर बैच कोर्स चल रहा है। 2022 के लिए बैच कोर्स है, 2021 के लिए बैच कोर्स है। क्लियर? 2022 और 2021 के लिए बैच कोर्स चल रहे हैं। ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 साल की दोस्त जो फीस है वो 43,000 है, 43,000 रुपीज़ है। ये 2 साल का पूरा फीस है। तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, वहां पर यूपीएससी सीएससी का गोल सेलेक्ट करें। दोस्त, आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं SG Live, ताकि आपको वहां पर 10% का डिस्काउंट मिले। तो आप SG Live कोड को यूज करें और आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच गाइस।